नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजीएम ग्रुप पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लास्ट के वीडियो में हमने बोर्ड परीक्षा 2018 का जो प्रश्न पत्र था उसको हल करने की कोशिश की थी, उसकी शुरुआत हमने की थी और वहां पर हमने लास्ट की वीडियो में जो पार्ट ए है उसके 5 प्रश्नों को हमने हल कर लिया था, उनको समझने की हमने कोशिश की थी। आज के वीडियो में हम उसी को आगे जारी रखते हुए आज के प्रश्न है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लेने वाले हैं जो प्रश्न नंबर 6, बोर्ड परीक्षा 2018 प्रश्न नंबर 6। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखिए। तो यहां पर हमें जो 1 नंबर में प्रश्न आता है बिंदु पथ से, कंफर्म है ये कि 1 नंबर का बिंदु पथ से प्रश्न बहुत सिंपल सा आता है। वहां पर हमें जो बिंदु पथ है वो लिखना होता है। तो यहां पर दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ हमें लिखना है। तो ये बिंदु पथ क्या होगा आपका? उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। मान लीजिए अगर दो बिंदु आप लेते हैं, यहां पर ए और बिंदु बी, अगर हमने दो बिंदु लिए ए और बी और इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी वाले बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो हमें कौन सी जो आकृति है वो मिलने वाली है। यही बिंदु पथ का मतलब होता है सरल भाषा में, कि अगर हम ऐसी जो गतिविधि करें, जो प्रश्न में जो गतिविधि दी हुई है उस गतिविधि को अगर हम करें और करने के बाद में कौन सी आकृति हमें मिलती है, वही आकृति जो होती है हमारा बिंदु पथ कहलाती है। तो इस बिंदु पथ को हम सरल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर दो बिंदु हम ए और बी लें तो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर अगर हम बिंदुओं को देखें तो वो जो बिंदु है वो हमें इस लंब समद्विभाजक के रूप में हमें सारे बिंदु प्राप्त होंगे। तो इसलिए जो बिंदु पथ होगा, दो समदूरस्थ बिंदुओं का जो बिंदु पथ होगा वो हमारा आंसर होगा। उन दोनों बिंदुओं को, मतलब बिंदु ए और बिंदु बी को हमने मिला दिया, तो इस मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको अगर हम लंब समद्विभाजक कर दे तो वो जो हमारा लंब समद्विभाजक होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो हमारा बिंदु पथ होगा। तो इस तरह से आपका 1 नंबर का प्रश्न है बिंदु पथ से आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात लिखिए। तो यहां भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है। तो आपको यहां पर एक सिंपल चीज जो एक प्रमेय है वो आपको ध्यान होनी चाहिए कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, अगर वृत्त का जो केंद्र है उससे अगर हम समान दूरी पर अगर जीवाएं बनाएं तो वो जीवाएं क्या होती है, परस्पर आपस में बराबर होती है। तो इसलिए उन जीवाओं का जो अनुपात हो जाएगा हमारे पास में 1:1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आपका आंसर है वो 1:1 रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं। एक पासे को, यह भी आपका पार्ट नंबर 1 का 1 नंबर का प्रश्न है। जो प्रायिकता हमारी जो प्रश्नावली है वो पूरी जो प्रश्नावली है 4 नंबर की है। तो उस प्रश्नावली में से 1 नंबर का एक प्रश्न हमारे यहां पर आता है और एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर में आता है। तो 3 नंबर के जो प्रश्न है हमारे पार्ट जो थर्ड है, खंड से है, उसमें हमें मिलेंगे। तो वहां पर हम बाकी जो प्रश्न है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न को। एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब अगर हम बात करें पासे की, तो डाइस आपने देखा होगा, अगर आपने सांप सीढ़ी खेली है तो सांप सीढ़ी में जो हम चलाने की जो गोटी होती है वो एक तरह से डाइस का काम करती है। वहां पर आपको 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर आपको एक जो बिंदी के द्वारा अंक लिखे हुए होते हैं और वो अंक जो होते हैं 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। एक पृष्ठ पर आपको एक अंक लिखा हुआ मिलता है। तो वो जो अंक होते हैं इस तरह से 1 से लेकर के 6 तक आपको अंक लिखे हुए होते हैं। तो वो होता है आपका पासा। तो अब सबसे पहले हम बात करें कि अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होंगे, क्योंकि आपको अगर प्रायिकता का जो सूत्र मालूम है, प्रायिकता का सूत्र हमारा है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर हम प्रश्न में 2 चीज ढूंढने वाले हैं, अनुकूल परिणाम हमारे क्या होंगे और कुल परिणाम हमारे क्या होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुल परिणामों की, तो कुल परिणाम, एक पासे को अगर हम फेंकते हैं, एक पासे को अगर हम एक बार चलाते हैं तो हमारे पास कुल परिणाम कितने होंगे? 6 परिणाम होंगे। क्योंकि अगर हमने पासे को चलाया तो एक बार चलाया तो 1 आ सकता है, फिर दूसरी बार चलाया तो 2 आ सकता है, फिर तीसरी बार चलाया अगर हमने तो 3 आ सकता है, चौथी बार चलाया तो 4 आ सकता है, फिर अगर हमने चलाया तो 5 आ सकता है, फिर हमने चलाया तो 6 आ सकता है। तो इस तरह से जो कुल परिणाम हमें मिलेंगे पासे को चलाने पर या फेंकने पर, कुल जो परिणाम हमें मिलेंगे वो 6 परिणाम हमें मिलने वाले। इसके अलावा कोई अंक या हमें कोई परिणाम हमें नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से जब हम एक पासे की अगर हम बात करें तो जब भी आपका एक पासे का प्रश्न आए तो एक पासे पर कुल आपके जो परिणाम होंगे वो आपके होंगे 6।
अब हम बात करते हैं जो अनुकूल परिणाम है। तो प्रश्न में आपको अनुकूल परिणाम के लिए एक छोटी सी ध्यान रखनी है, प्रश्न में जो पूछा गया होता है वही आपके अनुकूल परिणाम होते हैं। तो यहां प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, विषम अंक आने की प्रायिकता में यह निकालनी है। क्या निकालनी है, विषम अंक आने की प्रायिकता में यहां पर निकालनी है, विषम अंक आने की प्रायिकता हमें यहां पर निकालनी है। तो विषम अंक कितने हो सकते हैं, वही हमारा अनुकूल परिणाम होगा। तो यहां पर देखिए हमने लिखे विषम अंक आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहां पर 1 से लेकर 6 तक जो हमारे कुल परिणाम है उनमें से अनुकूल परिणाम अर्थात जो विषम अंक कितने आ सकते हैं वही हमारा अनुकूल परिणाम कहलाता है। तो यहां पर हमने देखा 1 3 5 कितने विषम अंक हो गए, कुल मिलाकर के 3 हमारे विषम अंक हो गए। तो यही जो है हमारा अनुकूल परिणाम होगा, और अनुकूल परिणाम हो गए हमारे कितने, 3 हो गए। तो अब इन दोनों को हम जो प्रायिकता का सूत्र है उसमें रख देते हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये हमारा प्रायिकता का सूत्र है। तो यहां पर हमने 3/6 कर दिया, जब इसको काटा तो हमारे पास आ गया 1/2। तो इस तरह से एक पांचे को एक बार अगर हम फेंकते हैं तो विषम अंक आने की जो प्रायिकता है वो होती है हमारी 1/2। चलिए बोर्ड परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्र का 9वां क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपए है और उसके बाद में 3 रुपए है। तो आपको यहाँ प्रश्न को ध्यान से समझिए, जो पहला किलोमीटर अगर हम चलते हैं तो 5 रुपए उसका किराया है, और उसके बाद में अगर हम चलते हैं तो 3 रुपए हमें पर किलोमीटर का किराया यहाँ पर देना होगा प्रश्न के अनुसार। फिर इसके बाद में लिखा हुआ है यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, अगर हमने कुल दूरी x किलोमीटर तय की है और कुल किराया हमारा y रुपए है, तो इसे हमें समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये 1 नंबर का प्रश्न है, हमें इस समस्या को समीकरण के रूप में यहां पर व्यक्त करना है। तो देखिए यहां पर हमने सिंपल लिख दिया कि जो पहला किलोमीटर है उसका किराया हमें 5 रुपए देना है। इसके बाद जैसे ही पहले किलोमीटर के बाद हम जितने किलोमीटर चलेंगे तो उतने किलोमीटर का हमें 3 रुपए के हिसाब से हमें किराया देना होगा। फिर यहां पर जो तय दूरी है हमने मान लीजिए x किलोमीटर यहां पर दी हुई है कि हमने कुल जो दूरी तय की है x किलोमीटर और कुल जो हमने किराया दिया वो y रुपए है। तो देखिए इसको हमें समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो प्रश्नानुसार हमने लिख दिया कुल किराया, हमने सिंपली लिखा कुल किराया हमने उसको कितना दिया, तो यहां पर कुल किराया हमारा y है, तो हमने दूसरी जो लाइन है उसमें कुल किराए की जगह लिख दिया y। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया हुआ है, हमने सिंपल से लिखा हुआ है पहला किलोमीटर इनटू उसका किराया, मतलब पहला किलोमीटर किराया अपना कितना है 5 रुपए, और हमने कितना किलोमीटर चले, हमने 1 किलोमीटर चले, तो पहले किलोमीटर का किराया कितना हो गया 1 × 5। तो यहां पर हमने लिख दिया 1 × 5। दोबारा से देखिए किराया हमें देना है पहला किलोमीटर का 5 रुपए, तो हम पहला किलोमीटर चले शुरुआत का, तो उसका 1 किलोमीटर पहला किलोमीटर 1 हो गया और उसका किराया 5 रुपए। तो इस तरह से हमने कुल किराया कितना हो गया पहले किलोमीटर का 1 × 5 हमने यहां पर लिख दिया, प्लस क्योंकि कुल किराया हम निकाल रहे तो फिर हमने जोड़ दिया, फिर वो हमसे बोला गया है कि प्लस शेष किलोमीटर इंटू किराया। अब 1 किलोमीटर के अलावा जितने हम चले हैं उसका हमें किराया कितना देना है 3 रुपए के हिसाब से हमें किराया देना है, और कुल जो हमने दूरी तय की है x किलोमीटर। तो यहां पर हमने क्या किया, पहला किलोमीटर हमने जो है 5 रुपए के हिसाब से वहां दे दिया, तो शेष जो हमारी जो दूरी है, जो दूरी हमने तय की है वो कितनी हमारे पास रह गई x - 1। कुल दूरी हमारे पास x थी और उसमें से हमने पहला किलोमीटर हमने चल लिए और उसका हमने किराया भी दे दिया 5 रुपए, तो शेष दूरी हमारे पास कितनी हो गई x - 1। पहली जो दूरी है हमारी वो हो गई x - 1, और उसका हमने कितना किराया दिया, हमने दिया 3 रुपए के हिसाब से, जो शेष किराया है वो हमने दिया 3 रुपए के हिसाब से। इसको सिंपल से आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हमने हल कर दिया, तो 1 × 5 तो हमारे पास 5 आ गया, और यहां पर जब हमने कोष्टक हल किया तो अंदर गुणा कर दिया 3x - 3, और y बराबर हमारे पास आ गया 3x + 2। इसको पक्षांतरण करके हमने जो लिख दिया, तो इस तरह से हमारा आ गया 3x - y + 2 = 0। तो इस तरह से हमने इस जो समस्या है उसको हमने समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहां पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, पार्ट जो ए है हमारा उसका 10वां प्रश्न है। यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी पर लगे हुए कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, अर्थात जो पोल है, जो खंबा हमने लगाया है उसकी जो हाइट है, कितना ऊंचा है वो पोल, उसकी हाइट जो है ऊंचाई हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आपके सामने आएंगे उन्नयन कोण या अवनमन कोण से संबंधित, तो हमें प्रयास ये करना है कि हम एक समकोण त्रिभुज आसानी से बना सके, एक जो डायग्राम है वो समकोण त्रिभुज के रूप में यहां पर बना सके। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहले हमने बनाया खंबा जिसको हमने भुजा दे दिया
दिया AC। अब इसके बाद में यहां पर इस प्रश्न में बोला गया है कि जो खंबे का आधार है, खंबे का आधार मतलब जहां पर खंबा जमीन में गड़ा हुआ है उसको बिंदु हमने A बोल दिया। अब इस बिंदु A से 20 मीटर दूरी एक प्लेटफॉर्म है का बिंदु है B। यहां पर ये प्लेटफॉर्म का बिंदु B है। इस बिंदु से खंबे की चोटी अर्थात खंबे को अगर मैं प्लेटफॉर्म के बिंदु B पर खड़ा होकर के खंबे को देखूंगा, खंबे के ऊपर देखूंगा, तो मेरा जो उन्नयन कोण बनेगा, उन्नयन कोण के बारे में आपको मालूम होगा। अगर जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं और खड़ा होकर के मेरे गर्दन से ऊपर की अगर मैं वस्तुएं देखता हूं, ऊपर की अगर वस्तुएं देखता हूं, तो जो कोण बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण कहलाएगा। तो अगर प्लेटफॉर्म नीचे है और उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के मैं अगर खंबे के बिल्कुल ऊपर टॉप पर या उसकी चोटी पर देखता हूं, तो जो मेरा कोण बनेगा वो मेरा उन्नयन कोण होगा। और यहां पर उन्नयन कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो समकोण त्रिभुज है ABC बनकर के तैयार हो गया। अब हमें खंबे की ऊंचाई याद करनी है। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया तो समकोण त्रिभुज में जो हमारी तीनों भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारी आधार है। तो यहां पर हम देखते हैं कौन कौन सी भुजा हमें दी हुई है और कौन सी भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो अगर आपको मालूम होगा कि लाल बट्टे कक्का, तो लाल बट्टे कक्का का उपयोग हम यहां पर करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर जो त्रिभुज की भुजाएं हैं और त्रिकोणमितीय फलनों में जो संबंध है वो हमें काम लेने वाले हैं। तो त्रिभुज की भुजा और त्रिकोणमितीय फलनों में जो संबंध है उसको हमने लाल बट्टे कक्का के रूप में याद किया हुआ है। तो यहां पर हमें जो दो भुजा है, पहली भुजा हमें दी हुई है आधार जो है 20 मीटर दिया हुआ है, और जो दूसरी भुजा लंब है, यहां पर लंब हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर दो भुजाएं हमें काम लेनी है, एक तो लंब हमें काम लेना है और एक आधार हमें काम लेना है। अर्थात आधार हमें दिया हुआ है और लंब हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों भुजाएं कौन से त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र में काम आती है, वही सूत्र हमें यहां पर लेना है। तो यहां हम देख सकते हैं साइन थीटा जो है हमारा लंब बटे कर्ण है, कोस थीटा है हमारा आधार बटे कर्ण है, और अगर टेन थीटा को हम देखें तो यहां पर इसका सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार। और यही हमें लंब और आधार दो भुजाएं हमें यहां पर दी हुई है। तो इस तरह से आप लाल बट्टे कक्का की सहायता से कौन सा सूत्र, कौन सा त्रिकोणमितीय जो फलन है हमें लेना है, साइन या कोस या टेन, इस तरह से आप पता कर सकते हैं दो भुजाओं के रूप में। तो यहां पर एक भुजा दी हुई है, एक भुजा में ज्ञात करनी है। तो यहां पर हमने ले लिया सिंपली टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि लंब मुझे ज्ञात करना है और आधार यहां पर मुझे दिया हुआ है, और साथ में जो कोण है थीटा वो उन्नयन कोण यहां पर हमें 60 डिग्री इस प्रश्न में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब हमने लिख दिया टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान रख दिया 60 डिग्री, और लंब हमें ज्ञात करना है तो आप लंब भी लिख सकते हैं या उसकी जगह x भी आप लिख सकते हैं। तो बटे आधार हमने लिख दिया 20। इस तरह से हमने टेन जो 60 डिग्री का मान यहां पर रख दिया √3, और इस तरह से इसको हमने जब वज्र गुणा किया तो हमारे पास आ गया 20 √3 मीटर। तो लंब है हमारा आ गया 20 √3 मीटर। तो लंब हमारा क्या था, खंबा, लंब हमारा क्या है यहाँ पर खंबा है। तो इस तरह से जो खंबे की जो हाइट है हमारी वो यहाँ पर आ चुकी है 20 √3 मीटर। यहाँ पर हमने जो √3 का जो मान है 1.73 तो यहाँ पर रख दिया और रख करके यहाँ गुणा कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो खंबे की जो हाइट है वो आ चुकी है हमारे पास 34.64 मीटर। तो इस तरह से आप जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के जो प्रश्न है बड़े आसानी से डायग्राम की सहायता से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट ए है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट बी जो है जिसमें हमें 2-2 नंबर के 5 प्रश्न मिलने वाले, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जानकारी अच्छी लगो हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अच्छे से और प्रश्नों को आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर के आता रहूं। जय हिंद, जय भारत।